हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, दिवाली के जस्ट पहले मैंने 2 वीडियोस किए थे, एक सोने के बढ़ते हुए दाम पर और एक चांदी के बढ़ते हुए दाम पर। और उसी समय मैंने आपसे कहा था कि अभी थोड़ा सा सेंसिटिवली इसको डील कीजिए क्योंकि ये प्राइसेस गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान देंगे तो कल से यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है कि सोने और चांदी में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और यह सिर्फ बाजार को नहीं हिला रही बल्कि वैश्विक इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़े संकेत भी दे रही है। तो आज इस वीडियो में हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोने और चांदी के दाम अचानक क्यों टूट गए, अचानक क्यों गिरावट दर्ज हुई। उसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर कौन सी ताकतें इस क्रैश के पीछे काम कर रही थीं, सेंट्रल बैंक्स, डॉलर इंडेक्स, ETF मार्केट और फेडरल रिजर्व की इसमें क्या भूमिका रही, और इसके साथ साथ क्या यह केवल एक करेक्शन है या यह 1979 या 2013 जैसे बड़े क्रैश के दोहराव की शुरुआत। हम सोने और चांदी के दाम कहां तक जा सकते हैं, उसके 3 बड़े सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि निवेशकों के लिए यह निवेश करने का समय है या रुकने का या बेचने का। तो विभिन्न प्रकार के डेटा, इतिहास, चार्ट्स, इन सब को इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट्स आज हम बात करने जा रहे हैं सोने चांदी पर हुई बड़ी गिरावट की। शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सोने और चांदी में क्या रेट चल रहे थे, क्या गिरावट आई, इसको छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देखिए, सोने की अगर हम हाल फिलहाल में कीमतें देखें तो $4000 प्रति औंस तक पहुंच गई थी, जो कुछ ही सेशंस में, पिछले कुछ सेशंस में बहुत तेजी से गिरी भी। यह गिरावट 5 से 6.5% के आसपास रही। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की स्थिति कहीं ज़्यादा चिंताजनक थी, चांदी की स्थिति कहीं ज़्यादा चिंताजनक थी, क्योंकि चांदी में जो चांदी कुछ समय पहले $55 प्रति औंस के दर से बिक रही थी, वह मुनाफा वसूली और ग्लोबल दबावों के चलते इस समय $48 से $49 प्रति औंस तक पहुंच गई है। यानी कि एक हफ्ते में 9 से 11% की गिरावट चांदी के दामों में दिखाई दे रही है। अब यही चीज़ अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। भारत में MCX पर गोल्ड हाल ही में 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड किया जा रहा था, जो कि बाद में 1,23,000 से 1,24,000 रुपए के दायरे में आ गया। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में तो रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई, जो कि 1,70,000 प्रति किलो के उच्चतम स्तर से फिसलकर 1,59,000 से 1,62,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट चांदी में दर्ज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ शहरों में अगर हम देखें तो वहां पर 20,000 रुपए प्रति किलो से ज़्यादा की गिरावट चांदी में दर्ज की गई है। यह है अपडेट मार्केट का। महत्वपूर्ण यह है कि यह केवल एक मार्केट करेक्शन नहीं दिख रहा है, बल्कि यह ग्लोबल सेंटीमेंट के टूटने जैसा दिख रहा है। सेफ हेवन एसेट से लोगों की लिक्विडिटी निकालने के ये जो ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि कुछ 1979 जैसा या 2013 जैसा ऐतिहासिक क्रैश दोबारा ना हो जाए। देखिए, 1979-80 में क्या हुआ था, सोने के प्राइसेस में 70% तक का क्रैश हुआ था। इसी प्रकार 2013 में एक दिन में ही गोल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉल दर्ज की गई थी। तो आज विश्लेषक फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल करेक्शन की शुरुआत है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या यह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत है। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन से वे बड़े कारण हैं जिनके कारण सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सबसे पहला कारण प्रॉफिट बुकिंग की सुनामी। देखिए, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया सोने और चांदी में। अगर हम बात करें जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में, तो लगभग 50% से ज़्यादा का रिटर्न गोल्ड ने दिया। सिल्वर ने इसी अवधि में 70% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन अब जो निवेशकों ने खरीदा था, जिन निवेशकों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, उन्होंने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। प्राइसेस जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल्स पर आ गए, उन्होंने ऑटोमेटिक सेलिंग ट्रिगर कर दी और तेजी से इसके दामों में गिरावट दर्ज होने लगी। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो
सेफ हेवन डिमांड्स में कमी आई। सोने में निवेश को सेफ हेवन निवेश माना जा रहा था। देखिए, अब तक दुनिया में माना जा रहा था कि यूएस और चाइना के बीच में तनाव बढ़ेगा, इजराइल और ईरान की स्थिति और खराब होगी, वैश्विक मंदी जैसी आएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। तो इसी डर से लोग गोल्ड में पैसा ज़्यादा लगा रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक शुरू हो गए, भारत के साथ भी ट्रेड टॉक शुरू हो गए, जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस था वो ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं, तो ग्लोबल रिसेशन की जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लोगों ने गोल्ड से पैसा निकालकर इक्विटीज़ में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, डेब्ट्स असेट्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स और यूएन बॉन्ड यील्ड्स में तेज़ी। देखिए, गोल्ड का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है स्ट्रॉन्ग डॉलर। डॉलर इंडेक्स हाल ही में 99 से बढ़कर के 100 के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ। और इसके साथ साथ डॉलर बॉन्ड यील्ड्स की अगर हम बात करें, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स की अगर हम बात करें, तो पिछले 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स ने बेटर रिटर्न्स देने शुरू कर दिए। अब जब यूएस बॉन्ड पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग गोल्ड के बजाय यूएस बॉन्ड में निवेश ज़्यादा करना शुरू कर दिए हैं, अपने गोल्ड को बेचकर डॉलर और बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। तीसरा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। देखिए, पहले ये माना जा रहा था कि फेड रेट्स अभी फ्यूचर में और कट होंगे और डॉलर कमज़ोर होगा और गोल्ड मजबूत होगा, लेकिन यूएस फेड ऑफिशियल्स ने बहुत क्लियर सिग्नल्स दिए हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय है, इसलिए रेट्स लंबे समय तक ऊंचे रहने की ही आशंका है। इसका असर यह हुआ कि गोल्ड की अपील कम हुई, लोगों ने देखा कि फेड रेट्स ऊंचे हैं तो वो गोल्ड खरीदना बंद कर रहे हैं। अगला मुद्दा यह है कि ईटीएफ और फ्यूचर मार्केट में मैसिव लिक्विडेशन। देखिए, लोगों ने फिजिकली सोना ज़्यादा नहीं खरीदा हुआ था, लोग फिजिकल गोल्ड में कम और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में गोल्ड में ज़्यादा निवेश कर रहे थे। हाल ही में ईटीएफ और एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट में एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लिवरेज्ड पोजीशंस देखने को मिली और जैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल थोड़े से बढ़े, थोड़े तोड़े गए, मार्जिन कॉल्स आए और फोर्स सेलिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि गिरावट सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, तकनीकी रूप से भी मार्केट टूट रहा था। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ बड़ा मज़ेदार जो एस्पेक्ट है वो ये है कि सिल्वर ज़्यादा गिरावट क्यों दर्ज किया। देखिए, गोल्ड के मार्केट के बजाय सिल्वर का मार्केट बहुत छोटा है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है, जैसे कि सोलर पैनल्स में, ईवी की बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक कमज़ोर दिखा, सिल्वर में लोगों को लगा कि अब ये फ्यूचर में बहुत प्राइस रिटर्न नहीं देगा, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो गई और वो भी गोल्ड से लगभग 2 गुनी तेजी से। अब इसके आगे क्या होगा, मार्केट आगे कैसा जाएगा? तो मार्केट आगे जाने की बात करें तो सबसे पहले बुलिश रिकवरी का एक सिनेरियो बन सकता है जहां पर गोल्ड वापस चढ़ना शुरू कर दे। इस स्थिति में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें वापस ऊपर जा सकती हैं, लेकिन ये केवल तभी संभव होगा जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ती चली जाएं, महंगाई फिर से बढ़ती चली जाए, सेंट्रल बैंक्स खासकर रूस, चीन और भारत जैसे देश के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की खरीद को और ज़्यादा बढ़ा दें, डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हो जाए। ये सारी घटनाएं अगर होंगी तभी बुलिश रिकवरी का यानी कि गोल्ड के रेट्स का ऊपर बढ़ना हो पाएगा, संभव हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में गोल्ड एक बार फिर $4000 से बढ़कर के $4200 या इससे ऊपर जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा संभावित चीज़ है वो है रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। यह सबसे ज़्यादा संभावित स्थिति है, इस जिसे ग्लोबल एनालिसिस्ट क्या कह रहे हैं, इसको बेस केस कह रहे हैं। इसको ग्लोबल एनालिस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, बेस केस कह रहे हैं। यानी कि डॉलर स्टेबल रहेगा, डॉलर में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे रेट कट्स करेगा, बहुत तेज़ी से रेट कट्स नहीं करेगा। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी मोर और लेस
बनी रहेगी, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, डिमांड और सप्लाई संतुलित रहेगी। इस स्थिति में गोल्ड जो है वो $3800 से $4100 के आसपास ही रेंज करेगा और सिल्वर 48 से $53 के बीच में रेंज कर सकती है और यह स्थिति अगले 2 से 6 महीने तक चल सकती है और इसी को कंसोलिडेशन फेज कहा जा सकता है। तो यही है सबसे ज़्यादा होने वाली प्रोबेबिलिटी। इसके सिवा तीसरा ऑप्शन, तीसरी चीज़ क्या हो सकता है, डीप करेक्शन हो। ये एक बड़ा खतरा है। अगर ये हुआ तो यह स्थिति तब बन सकती है जब अमेरिका रिसेशन से बच जाए, डॉलर बहुत मजबूत हो जाए, फेड कोई रेट कट ना करे और न्यूट्रल स्टैंस को बनाए रखे, ETF में आउटफ्लो बढ़ता चला जाए और ग्लोबल मार्केट रिस्क ऑन मोड में चले जाएं, यानी कि इक्विटीज़ और क्रिप्टो तेज हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्राइसेस लगातार गिरते चले जाएंगे और जो मैं आपसे कह रहा था कि 1979 या 2013 जैसी स्थितियां दोबारा बन सकती हैं, तब ये हो सकता है। तो ये स्थिति है जो भविष्य में ये 3 स्थितियों में ही गोल्ड के प्राइसेस हो सकते हैं, या तो वो बुलिश रिकवरी करेंगे, या तो कंसोलिडेशन स्टेज में जाएंगे, या डीप करेक्शन की लेवल पर जा सकते हैं। तो अगर आप इन स्थितियों को समझ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को आगे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को आगे क्या करना चाहिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को आगे जानने के लिए सबसे पहले जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग दीर्घकालीन निवेश कर रहे हैं, उनको 3 से 5 साल कम से कम जो समय लेकर के चलें, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एक्यूमुलेशन का इतिहास ये बताता है कि हर बड़ी गिरावट के बाद गोल्ड नए ऑल टाइम हाई पर जरूर जाता है। पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड रखना इन्फ्लेशन हेज और करेंसी रिस्क हेज के रूप में बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए वोलेटिलिटी की स्थिति बहुत होगी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे। स्टेप लॉस में ट्रेड कतई ना करें और मोमेंटम स्ट्रेटेजी बनाएं, यानी कि ट्रेंड के साथ चलें, ट्रेंड के अगेंस्ट चलने की कोशिश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। जो सिल्वर इन्वेस्टर है उनको एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसमें तेज गिरावट आती है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है उसके कारण यह लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी इसका ज़्यादा है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मान करके चल रहे हैं कि 1,42,000 से 1,48,000 रुपीज़ पर केजी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भारत के लिए चांदी में रहेगा। अब वह चीज़ भी समझ लेते हैं कि क्या यह गिरावट 1979 या 2013 जैसे ऐतिहासिक क्रैश की शुरुआत तो नहीं है। इस मुद्दे को भी एक छोटे से उसमें देख लेते हैं। देखिए 1979 में गोल्ड की जो स्थिति थी वो 9 हफ्ते तक चढ़ा, फिर एक ही साल के अंदर 70% तक गिर गया। 2013 में एक दिन में ही सबसे बड़ा क्रैश हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, और 2 साल तक गोल्ड कमज़ोर बना रहा। लेकिन आज क्या वही हो रहा है? तो देखिए पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं है, लेकिन संकेत गंभीर है। आज सेंट्रल बैंक्स, विशेष रूप से हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, भारत की बात करें, तो वो गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं। कल ही शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना ज़्यादा गोल्ड भारत के सेंट्रल बैंक ने खरीद रखा है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है। तो IMF की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान दें तो वो कहते हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ बनी रहीं तो गोल्ड को लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड ही इंटैक्ट रखेगा और यही इसमें लंबे समय तक महंगाई का दौर बना रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग हो सकती है, ETF का आउटफ्लो हो सकता है और डॉलर की मजबूती इस गिरावट को थोड़े समय के लिए बनाए रख सकती है। यानी कि इस समय गोल्ड और सिल्वर एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी की भी संभावना उतनी ही प्रबल है। तो देखिए बहुत सिंपल यह है कि नियम यह है कि जब भी भीड़ भागती है समझदार लोग सोचते हैं। तो पॉज लीजिए, एनालाइज करिए, चीज़ों को समझिए और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए ही अपनी स्टडीज़ में, अपने इन्वेस्टमेंट में, सब चीज़ों में बेहतर ढंग से प्लान करिए। जब आप मार्केट को समझेंगे तो आपको ये प्राइस फॉल और प्राइस राइज दोनों के रीजंस और दोनों के भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस आसानी होगी करने में। तो आप मास पैनिक में मत जाइए, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से एनालाइज करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ सारे अपडेट्स भी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है,
जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक यूपीएससी का फाउंडेशन P2I कोर्स उपलब्ध है प्रतिज्ञा प्लस बैच में, जो कि 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है। बहुत ही मिनिमम फीस 19,999 पर यह कोर्स आपको मिलेगा। कोड इसके लिए आपको एक लगाना पड़ेगा और वो कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यह कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर फ्री, 1 मेंटोर अलॉटेड टू यू, जो आपकी तैयारी की पूरी दौर में जहाँ पे आपको सहायता की ज़रूरत होगी, सलाह की ज़रूरत होगी, वो उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। देर मत कीजिए, क्योंकि 25 अक्टूबर शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।